मॉडल पेपर 3 का है 9वां सवाल। -5/3 भाग 2/5 का मान होगा। जब भाग का चिन्ह होता है तो दूसरा जो पद होता है ना वो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। हमने लिखा -5/3, अब भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा। तो ये भाग का चिन्ह है वो गुणे में बदल गया। अब 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो 5 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। अब हम इसको गुणा करेंगे। -5 को +5 से गुणा करेंगे, 3 को 2 के साथ गुणा करते हैं। तो पहले -5 और 5 को गुणा किया, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। अब 3 और 2 को गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6। तो यहाँ हमने लिख दिया 6। वापस देखिए, -5/3 भाग 2/5 है। तो -5/3 लिखा, भाग का चिन्ह को गुणे में बदल दिया, 5 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ जाएगा। अब -5 और -5 को इंटू किया तो माइनस के 25 हो गए। 3 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास 6 आ गया। प्रश्न नंबर 10, -3x/5 + 2x/5 + x/5 को हल कीजिए। अब 3x/5 2x/5 प्लस x/5 ये सब का आधार बराबर है। आधार बराबर है तो इसके ऊपर वाली संख्या अंश को जोड़ देते हैं। सब में आधार क्या समान है, सब 5 है तो आधार समान है तो ऊपर वाले अंश को जोड़ देते हैं। तो हमने जोड़ दिया, 3 2 5 5 नहीं 1 6, आगे कुछ नहीं तो अपनी तरफ से 1 मानते हैं। तो 3 2 5 5 नहीं 1 6, तो हमारे पास 6x/5 आ जाएगा। आधार समान हो तो ऊपर वाले अंश को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब आज एक गुणनखंड विधि से 64 का घनमूल ज्ञात करना है। हमें 64 का क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। यह इकाई का अंक 4 है तो हम क्या करते हैं, 64 में 2 का भाग देते हैं। देखो कितनी बार जाता है, 64 में 2 का भाग गया 32 बार गया। 64 में 2 का भाग 32 बार गया तो हम 32 लिखते हैं। ये हमने 2 लिखा और 2 का भाग 64 में कितनी बार गया, 32 बार गया। तो यहाँ नीचे लिखेंगे 32। फिर यहाँ 2 आया है तो 32 में हम 2 का भाग देते हैं। 32 में 2 का भाग 16 बार जाता है तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ नीचे लिखेंगे 16। 32 में 2 का भाग कितनी बार गया, 16 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे अलग और 16 लिखेंगे एक साइड में। तो 32 में 2 का भाग है 16 तो नीचे लिखेंगे 16। अब 16 में 2 का भाग जाता है 8 बार तो यहाँ लिखेंगे 2 और ये नीचे लिखेंगे 8। 2 का भाग 8 में जाता है 4 बार तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 4। अब 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार तो यहाँ नीचे लिखेंगे 2। 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 1। अब हम इस 64 का घनमूल ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे घनमूल। घनमूल में 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है तो यहाँ से हम 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं। तो सबसे पहले एक जोड़ा बनाते हैं। तो हमने ये 3 संख्याओं का एक जोड़ा बना लिया, 1 2 3, तो 3 संख्या का एक जोड़ा हो गया। और फिर 1 2 3 एक संख्या का जोड़ा हो गया। तो हमारे पास जोड़े बन गए 2। 3 संख्या का एक जोड़ा ये बना और 3 संख्या का एक जोड़ा ये बना। तो कितने मिल गए, जोड़े बन गए 2 बन गए। इस जोड़े का 2 ये लिखेंगे यहाँ पर और इस जोड़े का 2 यहाँ लिखेंगे। अब 3 संख्या को 2 जोड़ा बन गया तो यह 2 × 2 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो 64 का घनमूल कितना होगा, हमारे पास 4 होगा। तो 64 का घनमूल हमारे पास आ गया 4। इकाई का अंक 4 है तो 2 का भाग 64 में गया 32 बार, 2 का भाग 32 में गया 16 बार, 2 का भाग 16 में गया 8 बार, 2 का भाग 8 में जाता है 4 बार, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 का भाग 2 में गया 1 बार। फिर 3 संख्या को एक जोड़ा बना लिया, 3 संख्या को एक जोड़ा, ये 3 संख्या को एक जोड़ा। तो 2 × 2, इसका एक जोड़ा 2 यहाँ लिखेंगे, इसका एक जोड़ा यहाँ लिखेंगे। 2 को 2 से गुणा किया 4, तो 64 का घनमूल हो गया हमारे पास 4। तो प्रश्न है कि घनमूल गुणनखंड विधि से 64 का घनमूल ज्ञात करना, इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ये 2 2 आता नहीं, अभाज्य संख्या होती है। तो 64 का घनमूल हमारे पास आ गया 4। ये लिखा है, शाहिद ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी है जिसमें से 12% GST शामिल था। तो GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात करना। वस्तु है उसके अंदर GST शामिल है और GST शामिल नहीं है। GST शामिल है तो इसका मूल्य 784 रुपये है और GST का पहले का मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखो हम एक डायग्राम द्वारा समझाते हैं।
मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है और ये इधर का मूल्य जीएसटी का पहले का और इधर का मूल्य जीएसटी के बाद का है। जीएसटी शामिल है तो इसका मूल्य 784 रुपये और जीएसटी से पहले का मूल्य हमें ज्ञात करना है। वस्तु है, जैसे जीएसटी लगती है तो वस्तु 784 रुपये बिकती है, वस्तु से पहले का मूल्य हमें ज्ञात करना है। 12% जीएसटी है, इसका मतलब पहले मूल्य 100 रुपये था तो अब इसका मूल्य कितना होगा, 112 रुपये होगा। तो वस्तु के अंदर 12 जोड़ देते हैं हम। तो 12% जीएसटी लगती है तो पहले मूल्य 100 रुपये है तो अब मूल्य कितना होगा, 112 रुपये होगा। अब 112 रुपये हो तो पहले मूल्य कितना था, 100 रुपये था। अब अगर 1 रुपया हो तो पहले मूल्य कितना होगा, 100/112 होगा। अब मूल्य कितना दे रखा हमारे पास, 784 रुपये दे रखा। कुल कितना रुपये दे रखा है, 784 रुपये। तो अब पहले मूल्य क्या होगा, अब 784 रुपये हो तो पहले कितना होगा, 100/112 इंटू 784। 112 का भाग इसमें गया 7 बार, 7 को 100 से गुणा किया तो 700 रुपये। तो पहले उसका वस्तु का मूल्य क्या था, ये 700 रुपये था। जीवाणु की माप होगी 5 इंटू 10⁻⁻7। 7⁻2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 7⁻2 प्लस गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, ये 7⁻2 है तो माइनस को हटाकर यहाँ 7⁻2 प्लस में आ जाएगा तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जीवाणु की माप ये होगी और 7 का गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में अगर घात माइनस में दे रखी है तो उस माइनस को हटा दो और वैसे की वैसे इनके वापस लिख दो तो 7⁻2 इसका गुणात्मक हो जाएगा। प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁻8 होगा। ये लिखा 3 इंटू 10⁻- का सामान्य रूप होगा। अब ये जो वेग इसको मानक रूप में दे रखा है, इसका सामान्य रूप में ज्ञात करना है। घात माइनस है तो इस घात को प्लस में बदलते हैं। तो 10⁻5 है, अगर किसी घात माइनस में 5 है तो इसको धनात्मक यानी कि प्लस में कैसे बदलते हैं, तो इसको बट्टे में लिख देते हैं हम। तो ये माइनस जैसे ये बट्टे में आ जाएगा तो 10⁻5 ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हम प्लस करेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्लस। तो ये हो जाएगा 3/10⁻5। अब ये 10⁻5 है तो 5 जीरो लिखेंगे। तो हमने 3/10 का आगे 5 जीरो लगा दिया। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो 3 और ये 10⁻5 5 जीरो लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 जीरो। अब हमारे पास जीरो कितना है, 5 जीरो है तो 5 संख्या के बाद में 10 लग जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पहले पॉइंट लगाते हैं। अब हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट का आगे कितनी खाली जगह करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 डैश का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास ये 5 जीरो है तो हमने यहाँ पॉइंट लगाकर ये 5 डैश लगा दी, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 3 है तो यहाँ पर 3 आएगा। अब हमने यहाँ पर 3 लगा दिया। अब ये 1 2 3 4 डैश से खाली है, जो खाली होती है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो लगा दिया। अब पॉइंट का यहाँ पर कोई संख्या नहीं दे रखी है तो यहाँ भी हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, जीरो लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर भी और जीरो लगा दिया। तो इसका ये सामान्य रूप हो गया। तो सामान्य रूप में कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3 और 10⁻- में है तो हमने यहाँ 10⁻+ प्लस में बदलने के लिए यहाँ 10⁻+ प्लस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हटा देंगे, भिन्न में लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे। अब ये 10⁻5 है तो हमने क्या लगा दिया, 5 जीरो लगा दिया। अब हमारे पास 5 जीरो है तो यहाँ लगा दिया पॉइंट, फिर ये 1 डैश 2 3 4 और यहाँ पर हमने 1 डैश पर क्या लगा दिया, 3, तो ये लगा दिया 3। तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो अपन तरफ से जीरो लगाएंगे। अब इसमें सत्य असत्य का प्रयोग करना है। किसी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है, सत्य लिख देना आप। हाँ, कथन सत्य है। घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। हाँ, वर्ग की आकृति में तो होते हैं, लंबाई चौड़ी बराबर होती है, ऊंचाई बराबर होती है, तो इसको भी क्या करेंगे, सत्य करेंगे। लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr होता है, ये गलत है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² होता है, 2πrh होता है। यह लिखा है 4πrh लिखा है तो आपको वहाँ लिखना है 2πrh होता है। स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर उसमें होता है।
घनाभ का आयतन का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई होता सत्य है। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है और तीसरा कथन सत्य है। ये तीसरा कथन असत्य है, चौथा कथन सत्य है। ये सत्य है, दूसरा सत्य है, चौथा सत्य है, तीसरा लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर एच होता है, जो कि गलत है। ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है। आप वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आप और कौन कौन से सवाल देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।